सभी को मेरा नमस्ते। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बेंटिंग को पढ़ा था हमने। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के एक्ट के तहत, बंगाल ने गवर्नर जनरल को। और आज हम शुरू करेंगे मेटकॉफ से। ठीक है, मेटकॉफ से शुरू करने के बाद हम आगे गवर्नर जनरल की तरफ चलेंगे और चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं लिंक कर देता हूँ। बेंटिंग 1828 से लेके 1835 के समय काल के भीतर इसने जो कार्य किए वो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया आपको। आप उनको ढंग से पढ़ें और इसके बाद के गवर्नर जनरल जो है, जिन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अब। देखिए, सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, 1835 से लेके इसका समय छोटा ही समय रहा। और इसमें एक या दो कार्य इसके महत्वपूर्ण रहे, उन्हें हम पढ़ते हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से लेके 1836 तक का समय काल रहा। ये जो फेमस रहा ना किस काम के लिए, ये रहा भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता का, है ना, पत्रों को, पत्र भी आ जाए तो लिखा हुआ, प्रेस एक तरह से। ठीक है, मीडिया का मुक्तिदाता, क्या कहेंगे इन्हें, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता कहा गया। ठीक है, या कह लीजिए कि रूप में जाना जाता है, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है, अब मुक्तिदाता अगर पूछ ले, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, सर चार्ल्स मैटकॉफ। देखिए, इसका मतलब क्या है मुक्तिदाता, इनका मतलब क्या है जो इसने ये लिखा। भारत के अंदर जो ऐसे अखबार और ऐसे पत्र या ऐसे पत्रकारिता जो होती थी जिसमें राष्ट्रवाद की भावना जागने लगे, ठीक है, तो उनको दबाने के लिए क्या कहा गया, क्या करा जाता था कि अंग्रेजों की तरफ से उनको दबाने के लिए अखबारों पे, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता था। अब वो लगाया जाता था इसलिए इससे पहले प्रेस पर क्या लगा होगा, प्रतिबंध लगा होगा। प्रतिबंध लगने के बाद जब यहाँ पर सर चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल बना, तो उसने क्या करा, भारतीय पत्रकारिता को मुक्त किया। और इसलिए क्या कहा गया, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा गया। अब देखिए, ये बात भारतीयों के फेवर में हो गई, एक अंग्रेज ने की है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कह लीजिए इंग्लैंड में जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हों को ये अनुचित लगा, तो अनुचित लगा, इसलिए क्या हुआ जी, इसी कारण ये विवाद चलता रहा। मैटकॉफ ने क्या करा, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये कोई जानने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा एक कहानी के रूप में जान लिया हमने, ये वाली बात को पहचाना और चीजों को कर लिया। ठीक है, समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों पर से क्या करा, प्रतिबंध हटा दिया और मुक्तिदाता कहलाया। ठीक है, मैटकॉफ ने क्या करा जी, रिजाइन दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय की जो शासन चीजें रही वो देख लेंगे। 1836 से लेके इसका समय 1842 तक रहा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने पढ़ लिया। अब लॉर्ड ऑकलैंड की बात करेंगे, नेक्स्ट गवर्नर जनरल बना भारत का, एंड 1836 टू 1842 का इसका समय रहा। अब देखिए, फर्स्ट आंग्ल आंग्ल अफगान युद्ध, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, 1839 टू 1842 तक ये चला। ठीक है, इस वाले युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई। ठीक है, इस वाले युद्ध में अंग्रेजों को क्या हुआ, बहुत क्षति हुई, मतलब हानि जिसे कह सकते हैं, नुकसान कह लीजिए, या फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ा इस युद्ध में। क्योंकि भाई आंग्ला मराठा युद्ध हुआ तो वहां संधि हो जाती थी। ठीक है, मैसूर युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, संधि हो जाती थी। यहाँ पर इनको क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, तो आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुआ जी, 1839 से लेके जो 1842 तक चला, इसमें इनको क्षति हुई। और इसी के चलते क्या हुआ जी, इसी के चलते क्या, मैं थोड़ा इसमें एक आधा पॉइंट बता देता हूँ, फिर लिंक लेवल से बताऊंगा। ठीक है, इसमें देख लेंगे आपको अंग्रेजों को क्षति हुई। ठीक है, अंग्रेजों को क्षति। ठीक है,
देन इसके बाद क्या हुआ जी, एक कार्य इसके समय में 1839 में कलकत्ता टू दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत, जीटी रोड की मरम्मत करवाई गई। अब आपको पढ़ने से लगेगा कि ये क्या पॉइंट है जी, मरम्मत कराइए, लेकिन इस ये लिंक केवल ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज चेंज करके बोल दिया बस थोड़ा सा। अगर आप ये कहेंगे कि अब मुगलों के समय में एक शासक हुआ था सूर शाह शेरी, ठीक है, मुगल नहीं था ये, सूर शेर शाह सूरी, सॉरी शेर शाह सूरी रहा था इनके समय में। तो इस सड़क का नाम पहले क्या था, शेर शाह सूरी मार्ग था, शेर शाह सूरी मार्ग था, ठीक है। बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया जी, जीटी रोड कर दिया, ठीक है। लैंग्वेज चेंज का खेल है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर पूछ लेगा जी, शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किसने किया, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। विकास से संबंधित चीजें, डेवलपमेंट से संबंधित चीजें हैं, और चीजें मतलब क्या होता है, सवाल बन जाता है, क्योंकि एकमात्र गवर्नर जनरल रहा जिसने सड़कों संबंधित चीजों को अभी तक जो हमने पढ़ा इसके द्वारा क्या क्या डेवलप किया गया, तो इसलिए हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया आपको समझ में आ सके इसके थ्रू पढ़, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल की, इसमें यही पॉइंट है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जिक्र भी एक आगे वाले गवर्नर जनरल में पढ़ा जाएगा, इस वाले युद्ध का कि समाप्त कहाँ हुआ था वो सब चीज देखेंगे। इसमें देखिए बस क्षति हुई है, ठीक है, हानि हुई इस युद्ध में। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑकलैंड के बाद, लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेके 1844 ईस्वी तक एलन बरो का क्या रहा, शासन रहा, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर जनरल बना भारत में अगला, लॉर्ड एलन बरो बना। इसके क्या क्या सवाल बन जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर ध्यान देते। देखिए ये महत्वपूर्ण बंदूक है। जो 1842 में जो अफगान युद्ध था, जो मैंने पीछे बताया था आपको, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। 1842 तक क्या हुआ, इसी समय ये युद्ध समाप्त हुआ, 1842। ध्यान दीजिएगा 1839 से लेके 1842 तक ये युद्ध चला, ठीक है। 1839 से लेके 1842 तक ये युद्ध चला, लेकिन ये 1842 ऑकलैंड वाला 42 नहीं है, एलन बरो वाला 42 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सोच के देखिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा एक साल होता है। इसी बीच कोई महीना रहा होगा कि ऑकलैंड को हटाया या ऑकलैंड पद से हटा, इसी साल एलन बरो बन गया, ठीक है। इसलिए 1842 वहां भी पढ़ना होता है, 1842 यहाँ भी देखना होता है, ठीक है ना। तो इस ये बात आपको समझ में आई होगी। आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय में समाप्त हुआ। देन 1843 में सिंध का विलय अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कर लिया, ठीक है। सिंध का विलय किया अपने साम्राज्य में 1840, ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में। देन 1843 में देखिए एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, दास प्रथा एक्ट लागू हुआ, दास प्रथा एक्ट लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा का अंत हो गया, यहाँ पर दास प्रथा का अंत हो गया। इस बात को यहाँ समझना है, 1833 में यह एक्ट आया था, 1833 में ये एक्ट क्या हुआ, आया, 1833 में ये एक्ट क्या हुआ, आया, इसके समय में, बेंटिंग के समय में। और लेकिन पूरी तरीके से जो लागू हुआ है ना, दास प्रथा एक्ट, यहाँ पर हुआ, ठीक है, एलन बरो के समय में। वहां भी समझाया था मैंने, यहाँ ही बता दिया, ठीक है। तो दास प्रथा एक्ट पारित कब हुआ, 1833, बेंटिंग के समय में। उसका समय काल 1828 से लेकर 1835 था, और इसका समय 1842 से लेकर 1844 था। और एक महत्वपूर्ण क्या हुआ, 1843 में दास प्रथा
जो उन्मूलन हुआ था उस एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर दास प्रथा का अंत हो गया है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, मैं कोशिश यही करूंगा कि वीडियो शॉर्ट में 1 घंटे के अंदर ही बन पाए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि वीडियो छोटे छोटे बन पाए, जिससे कि आपको देखने में कुछ असुविधा ना हो। और अगर बड़े बन भी जाएं तो आप समय को तोड़ के उन्हें देख लीजिए। ठीक है, पहली बात तो आप पूरा ही एक बार में देखने की कोशिश करें, क्योंकि कंटिन्यूसली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूसली तरीके से रहेंगे आप वीडियो में, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का समय 1844 से लेके 1848 तक रहा। ठीक है, 1844 से लेकर 1848, और इसके समय में 1845 से लेकर 46 तक एक युद्ध चला था, जो 46 में इसका विराम हो गया, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, 1846 में लाहौर की संधि हो गई जी, इसमें लाहौर की संधि हो गई, लाहौर की संधि। ठीक है, तो लाहौर की संधि का वही आंग्ल पर सिख युद्ध, प्रथम वो सॉरी फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ जी, 1846 में लाहौर की संधि हो गई। यह युद्ध कब से लेकर कब तक चला, 1845 से लेके 1846 तक। ठीक है, इसका एक पॉइंट चीजें हुई। नेक्स्ट की बात करूं तो नरबली दमन, या कह लीजिए नरबली, नरबली का दमन, है ना, या कह लीजिए मानव बलि प्रथा। मानव बलि, थोड़ा साफ कर देता हूं आपको, मानव बलि, मानव बलि प्रथा। ठीक है, इसका दमन हुआ, दमन मतलब समाप्त, खत्म किया गया। ठीक है, यह प्रथा जो है ना, दो जातियां, एक जाति थी सॉरी, उसको गौंड जनजाति कहते हैं। ठीक है, खौंड भी कहीं कहीं लिखा रहता है ये, लेकिन आप गौंड नाम से जान जाइए। ठीक है, गौंड जनजाति जो होती है, वो जनजाति है, उसमें क्या नाम है इस, और मध्य, अगर आप बात करेंगे ये कहाँ पर थी, तो जनजाति और मध्य भारत में, मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के, मध्य भारत के क्षेत्र में यह नरबली प्रथा क्या थी, प्रचलन में थी। इसी का क्या हुआ जी, यहाँ पर दमन हुआ है। ठीक है, तो हमने लॉर्ड हार्डिंग तक पढ़ा, 1844 तक पढ़ा, 48 तक पढ़ा। देन हम इसके बाद डलहौजी की बात करेंगे। ठीक है, डलहौजी की बात करते हैं। कर दे बंद। अगर मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1848 से लेके 1856 तक का इसका समय रहा। 1848 से लेके 1856 तक का समय रहा। इसके समय में क्या क्या चीजें पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट है वो सब जानेंगे, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1850 में, इसके समय में सिक्किम के दूरवर्ती कुछ, सिक्किम राज्य के दूरवर्ती क्षेत्र, है ना, दूरवर्ती प्रदेश कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए, क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग। ठीक है, इन सब में क्या हुआ, दार्जिलिंग को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या करा, भारत में मिला लिया, भारत में मिला लिया, वही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया 1850 में। ठीक है, सिक्किम राज्य के दूरवर्ती क्षेत्र जो रहे उनको क्या करा, भारत में मिला लिया। आगे बात करूं मैं, इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1848 1849, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ जी, 1849 में पंजाब पर क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, या कब्जा कह लीजिए, अंग्रेजों का अधिग्रहण। ठीक है, देखिए मजबूत होते जा रहे हैं आप, 1757 से लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े युद्ध होते रहे और संधि होती रही, वहां पर क्या हुआ, सब चीज अपने साम्राज्य में धीरे धीरे लाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को क्या करते हैं ना, आपको बार बार रिवाइज करना है।
तो ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लाहौर पर अधिकार कर लिया था, पीछे बताया मैंने आपको, है ना। और इसके बाद क्या हुआ जी, 1852 सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध, सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ जी, पीगू और एक है निम्न बर्मा, निम्न बर्मा, निम्न बर्मा, इनको क्या करा जी, अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। अपने क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या करा, सम्मिलित कर दिया। ठीक है। 1850 में सिक्किम के कुछ दूरवर्ती क्षेत्र अपने मिलाए। 1848 1849 में सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1849 में इस युद्ध की समाप्ति हुई तो पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में क्या करा, अधिग्रहण कर लिया। 1852 में सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, सेकंड, ठीक है। उसमें निम्न बर्मा और पीगू को क्या, पीगू एक जगह है ये, ठीक है, स्थान है, इनका क्या करा, अधिग्रहण कर लिया या इन पर कब्जा कर लिया या क्या हुआ, इनको मिला लिया, ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे बात करता हूं मैं इसमें। देखिए इसके समय में एक सिद्धांत कह लीजिए या नीति कह लीजिए, पॉलिसी, उससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, पहली बात तो वो शब्द ही अपने आप में प्रश्न है, जिससे बहुत बार एग्जामों में सवाल पूछा गया है। क्या वर्ड है वो, व्याप व्यापगत, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत। आप हड़प नीति कह लीजिए, हड़प नीति, या आप कह लीजिए विलय नीति, विलय नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह डलहौजी के द्वारा बड़ा ही असंतोषजनक कार्य था, ठीक है, जो चर्चाओं में रहा। इसके समय में क्या करा जी, हड़प नीति की क्या करी, हड़प नीति की नीति अपनाई इस गवर्नर जनरल ने, इसलिए ही ज्यादा चर्चित में रहा है, ठीक है। क्या क्या इसने इसके तहत करा, देखते हैं। देखिए 1848 इसके अंतर्गत, जैसे मैंने आपको वैलेजली में सहायक संधि बताई थी, उसके तहत सहायक संधि, देखिए सहायक संधि एक शब्द कैसा है, मित्रता के तौर पर भी होता है, समझौता भी होता है, संधि भी होती है, पर यहाँ पे क्या करा जी, इसने हड़पी नीति करी है, सिर्फ हड़प नीति कराई है, मतलब कोई संधि कोई समझौता कुछ नहीं, बस हड़पना है सामने वाले में, ठीक है ना, ये चीजें करी है इसने। क्या करा, विलय नीति पे ज्यादा विश्वास करा इसने, कि साम्राज्य को, अंग्रेजी साम्राज्य को क्या करे, पूरी तरीके से फैला ले या पूरी तरीके से अपने अंडर में कर ले, अंग्रेजों के अंडर में, ठीक है। देखिए इसने क्या करा, वेलेजली के समय में सहायक संधि हुई थी, तो वो तो फिर भी चलो कुछ युद्ध हुए तो कुछ क्या हुए, मित्रता से समझौतों से साम्राज्य अपना विस्तार में लगा रहा, लेकिन इसने क्या करा, हड़प नीति पर ज्यादा ध्यान दे दिया, ठीक है। 1848 में क्या हुआ जी, सतारा, जो मैं नाम लिखूंगा उसके साथ हड़प नीति जोड़ लेना, या व्यापगत का सिद्धांत निभाया, व्यापगत का सिद्धांत निभाया, ठीक है। निभाया मतलब उनके प्रति ऐसी पॉलिसी अपनाई, ठीक है। 1848 सतारा, 1849 जैतपुर, 1849 जैतपुर, और उसके बाद एमपी है, एमपी में 1849 में संभलपुर, ठीक है। 1850 में बघाट, बघाट। 1852 में उदयपुर, 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 उदयपुर नहीं है, उदयपुर है, ठीक है, उदय में ये आ जाएगा, उदयपुर, ठीक है, क्योंकि बहुत किताबें क्या कहती है, उदयपुर भी लिख देती हैं, और ये उदयपुर है, ठीक है, प्रोनाउंस एक जैसा लग रहा है इसलिए। ये क्या है, एमपी में है, ठीक है। 1853 53 झांसी, मध्य प्रदेश मतलब एमपी मतलब। 1854 नागपुर, नागपुर, नागपुर। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट 1853 1856 सॉरी, अवध, 1853 अवध, 1853 अवध। क्या करा जी, हड़प नीति के तहत इन पर ये सिद्धांत अपनाया, ठीक है, ये पॉलिसी अपनाई और अपने अंडर में ये सब कर लिया, साम्राज्य हड़प लिया, ठीक है। देखिए एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ पे, आउटरम, आउटरम, यह अवध में ना कमिश्नर के रूप में तैनात था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर
इसने एक रिपोर्ट डलहौजी को दी होगी, और क्या रिपोर्ट दी कि भाई देखो शासन कैसे चल रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। अब इसकी रिपोर्ट ऐसी रही होगी कि जी इस पर शासन चलाना नहीं आ रहा है, तो इस पर डलहौजी ने क्या करा, कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अपने राज्य में, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में क्या करा जी, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय जो अवध का अंतिम नवाब था, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया यहाँ पर अवध का वो कौन था संस्थापक, शहादत खां। कौन था? शहादत खां। संस्थापक कौन था? शहादत खां, अवध का। ठीक है, मैं और देखिए एक पॉइंट और बनता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बीओडी कह लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन्होंने डलहौजी को ना एक करौली नाम का स्थान था, करौली, क्या करी, करौली विलय की आज्ञा नहीं दी। उसके प्रति क्या कहा, भैया ये सिद्धांत मत अपनाओ, आप उसको, आपको हम ये आगे नहीं दे रहे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हिसाब पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बताना पड़ता था कि जी हमें संधि करनी है या फिर हड़प नीति करनी है, कुछ भी चीज करनी है, उससे पहले आपको उनको बताना पड़ेगा, उनके ऑर्डर से ही सारी चीजें करी जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना आप भी नहीं कर रहा था, ऊपर से ऑर्डर थे, तो लगा हुआ था जी इस सिद्धांत को लगाने पे, कभी कुछ हड़प लो, कभी कुछ हड़प लो। ठीक है, कभी सतारा, कभी जैतपुर, कभी संबलपुर, कभी बघाट, कभी उदयपुर, कभी झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या है वैभगत का सिद्धांत। थोड़ी सी और आगे बात करूं मैं इसके अंदर। ठीक है, ये कौन था जी, अवध का डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और देखते हैं इसमें। डलहौजी के समय में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। शिमला, शिमला भारत की क्या बन गई जी, ग्रीष्मकालीन, गर्मियों की राजधानी बन गई, कैपिटल। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा जानने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। ठीक है, देखिए कुछ इसमें, देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं इसके समय में, इसलिए इन चीज़ों को बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा बहुत और जानते हैं इसमें क्या क्या कार्य हुए, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। एक 1853 में एक कार्य हुआ, विद्युत तार सेवा, विद्युत तार सेवा। ठीक है, कह लीजिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, फैक्स के रूप में समझिए, फैक्स आप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक ही तो है, मशीन के द्वारा जाता है, टेलीग्राफ। ठीक है जी, ये शुरू हो गया। ठीक है, ये शुरू हुआ, या आप कह लीजिए तार विभाग की स्थापना। अगर ये शुरू हुआ है तो भाई तार विभाग की स्थापना भी होगी, तार विभाग की स्थापना, तार विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, प्रथम विद्युत तार सेवा, जो अगर मैं बात कहूं पहली तार सेवा, पहली तार सेवा कौन सी थी जी, कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता टू आगरा, आगरा। ठीक है, चली। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये मतलब विद्युत तार तो रहा, अब कनेक्शन आपका भारत से डायरेक्ट इंग्लैंड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकता है। जैसे आप देखते हैं आज व्हाट्सअप, फेसबुक, आज के समय में आप अपने फ्रेंड जो, उनको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैठे हुए कहीं भी बात चल रही है। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि उस समय जब ये विद्युत तार सेवा अपने इसके शासन में आई, तो इसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ। इस कदर दुरुपयोग हुआ, जो 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई, सुना होगा आपने। तो उसमें क्या हुआ जी, उसमें एक जो विद्रोही था, एक विद्रोही ये कहने पे मजबूर हो गया कि जी इस तार ने हमारा गला घोंट दिया, इस तार ने हमारा क्या करा, गला घोंट दिया। समझ रहे हैं कि मतलब वहां से ऑर्डर मिलते रहे, यहाँ से बातचीत चलती रही। आप खुद सोच के देखिए ये सिचुएशन क्या है। ये जो शब्द है ना, ये ऐसे नहीं है, ये बातचीत में जो आप इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, ये कथन के तौर पे जो बता रहे हैं, सभी चीजें हो रही है, दुर्घटनाएं जो हो रही है। तार विद्युत सेवा, अगर मान लीजिए ऐसा कनेक्शन ना रहता कि इंग्लैंड बात कर सके, क्या पता आज्ञा पहुंचने में किस तरह से भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का अगर दौर ना रहता, इलेक्ट्रिसिटी टेलीग्राफ का दौर ना रहता, ये ऐसी चीजें विकसित ना हो पाती उस वक्त तक।
तो क्या पता बहुत सारे विद्रोह ना होते, लेकिन क्या, बीओडी का ऑर्डर मिला, डलहौजी ने हड़प नीतियां अपनाई, है ना, झांसी में भी अपनाई, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये सभी जो ये सभी जो वर्ड मिलते हुए दिख रहे हैं ना, कि हमारा तार ने गला घोंट लिया, मरते हुए कह रहे हैं। क्यों कह रहा है? ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी थी उस टाइम, उन विद्रोहियों को फेस करनी पड़ेगी। ऊपर से क्या हुआ जी, ऑर्डर मिला, इन्होंने सारी ताकत लगा दी, किसी भी तरीके से मारो, मारो इन्हें सामने वाले को, और हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, हड़प नीति अपनाई, विलय। ठीक है, उसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है, इसमें उन्होंने कुछ किसी तरीके से कोई चीज हानि और फायदा कुछ नहीं देखा सामने वाले का, सिर्फ क्या देखा, अपना अपना फायदा। तो इसमें क्या होगा, इंसान का आर्थिक रूप से टूटेगा, सामने वाला हर एक तरीके से टूटेगा, और वो परेशान होकर ऐसे ही कथन बयान देगा। ठीक है, तो चलो, ये तो एक हिस्सा था इस कहानी का। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, कलकत्ता टू आगरा ये चलिए, ध्यान दीजिएगा इसमें, कलकत्ता टू आगरा आप एक बार ये ध्यान दीजिए बस, और ये देखिए विद्युत तार सेवा जो शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखें, इसके समय में एक इंपॉर्टेंट कार्य और हुआ 1853 में ही, भारत में रेल लाइन बिछाई गई। भारत में क्या हुआ जी, रेल लाइन बिछाई गई, बिछाई गई। जब भी भारत में रेल लाइन बिछाई जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, रेल का चालन। ठीक है, रेल का चलना यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो अब ये सब चीजें होंगी, तो पहली ट्रेन चली होगी बोरी बंदर टू, बंबई में जो है, बोरी बंदर टू, मतलब सॉरी, बंबई टू थाने। ठीक है, बोरी बंदर टू थाने के बीच में चली, ये भी बंबई में थाने बीच चली। ठीक है, और ये 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 इंपॉर्टेंट डेट है ना। और आप ये देखेंगे कि ये चली, और पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा, ठीक है, इसका संचालन किया गया, चलाई गई। जैसे आप आज इंडियन रेलवे चलाते हैं, शताब्दी चला रही है, मेट्रो मेट्रो चला रही है, ठीक है ना। एंड और आपका जो तमाम ट्रेन है, जैसे बुलेट ट्रेन है तो कोई विभाग चला रहा होगा, तो इस तरीके से जो उस टाइम ट्रेन चलाई, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला ने चलाई। ठीक है, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, सेकंड बार जब चलाई गई कलकत्ता टू रानीगंज, कलकत्ता टू रानीगंज तक के बीच चलाई। ठीक है, कलकत्ता टू रानीगंज के बीच चलाई, और यहीं पे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि भारत में रेल लाइन बिछाई गई, बोरीबंदर टू थाने 16 अप्रैल 1853 इंपॉर्टेंट डेट है, और कलकत्ता से लेकर रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, और रेलवे का जनक भी कहेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि रेलवे का जनक, तो तब इसके समय में ये सब कार्य हुए, तो रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। एटीन 1853 का चार्टर एक्ट पारित इसी के समय में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 1853 का चार्टर एक्ट क्या हुआ जी, इसी के समय में पारित हुआ था। और इससे पहले कौन सा चार्टर आया था, 1833, 20 साल बाद आया था, ध्यान दीजिएगा। 1833 आया था बेंटिंग के समय में चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे पहले कौन सा आया था, 1813 का, उससे पहले 1793, उससे पहले 86, उससे पहले 81 एंड 1773। ठीक है, तो मैं पीछे की तरफ भी जा रहा हूँ। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपने रट्टा नहीं मारना है कि लाइन से पढ़ रहे हैं रट्टा मारते जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं रट्टा मारते हुए जाने और कुछ काम नहीं हो रहा, रट्टा नहीं मारना, रट्टा आपका भूल जाओगे। ठीक है, 100% अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से हमें ये पता है कि 100% नहीं थ्योरी याद होती है, उसमें से आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क के तौर पे
60-70% आपको याद होना चाहिए, 50% तो आप याद करने की कोशिश करो और सब प्रैक्टिस करने का, ठीक है। उस पर और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये याद नहीं हो रहा, मुझे वो याद नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिस करते रहे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, सब चीज याद हो जाएगा। 1853 चार्टर एक्ट पारित हो गया। 1854 वुड्स डिस्पैच पारित हुआ, प्रस्ताव पारित। विश्वविद्यालय संबंधित था ये, विश्वविद्यालय से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आप ये कहेंगे इसको कि जी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया इसको जी, वुड डिस्पैच को, 1854, ठीक है। आगे देख लेते हैं इस चीज में। 1856-54 में लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, 1854 में ही। अगर मैं कहूं 1854 में लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चले अगर मैं 1854 में ही, तो डाक विभाग की स्थापना हुई जी, ठीक है। डाक कानून लागू हुआ इसी समय, डाक कानून लागू 1854 में हुआ, है ना। और डाक सुधार के लिए किया गया था एक कार्य, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के सुधार के लिए क्या करा गया, कार्य भारत के अंदर किए गए थे। पहले मोबाइल तो थे ही नहीं, तो डाक विभाग ही चलता, डाक लाया, ठीक है। पहली बार 1854 में ही पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन चला, पहली बार डाक टिकट्स का प्रचलन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसमें, अब थोड़ा बहुत ज्यादा जानने के लिए चीजें नहीं है। अगर मैं बात करूं 1856 से 55 से 56 की, संथालों का विद्रोह, जिसके नेता, जो प्रमुख नेता थे, नेता की बात करूं इसके, सिद्धो और काहनू नेता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारे, रीड के तौर पे पढ़ लें और संथाल ध्यान रखें, ठीक है। संथालों का विद्रोह हुआ 1855-56। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई जी इसके समय में, ठीक है। पीडब्ल्यूडी से याद कर लीजिए। और 1856 में एक कार्य हुआ, धार्मिक निर्योगिता एक्ट क्या हुआ जी, पारित हो गया, ठीक है। एक्ट 1506 क्या हुआ, पारित हुआ। तो ये डलहौजी के अंदर क्या है, कुछ मेन पॉइंट थे, हमने इनको पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस के तौर पे आपको एमसीक्यू लेने हैं। अब आज हम जैसे आज हमने पढ़ा ऑकलैंड, हार्डिंग, डलहौजी और मेटकॉफ, हमने ये सब पढ़े। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के थ्रू आपने नोट्स बना लिए, देन आपको क्या करना है, इसको डेली बेसिस पे रीड करिए, पढ़िए, है ना। सारे ही पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि एक बार में सब चीजें याद हो जाएंगी, आपको क्या करना है कि उनके पॉइंटों को छोटे छोटे नोट्स के तौर पे बनाएं और इसको पढ़ें। सिर्फ आपका ये काम होना चाहिए, और देन उसको क्या करें, अपनी डेली लाइफ में लाने की कोशिश करें इन्हें जीने की। आप खुद सोचिए कि आप जहाँ बैठे हैं, बैठ के आप ये सोचिए कि आपको, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने परिवार के सभी लोगों का नाम याद कीजिए, अभी दिमाग में सामने बोल के देखिए, तो आपको कैसे याद है। लगभग अगर आपको हम बोले कि हाँ सभी का नाम बताओ, तो 12, 13, 14, 15 नाम तो आप बता देंगे, शायद ज्यादा ही बता देंगे। शायद मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ जी उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, इनका जन्मदिन ये है, ये बता देंगे। उनके बेटे का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, ये बता देंगे। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आप उस लाइफ को जी रहे हैं। आप इस लाइफ को जिए ना, आपको पता, आप
सीधे सीधा लॉ डलो जी आपके दिमाग में, आपके समय जो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब रीडिंग, पढ़ाई और प्रैक्टिस करेंगे डेली लाइफ में, आप इन चीज़ों को उतारेंगे और समय दीजिए। पढ़ाई भी इन्वेस्टमेंट मांगती है, पढ़ाई भी आपसे क्या मांग रही है, इन्वेस्ट मांग रही है, आपका टाइम इन्वेस्ट मांग रही है। फालतू लोगों से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है, और फालतू बिल्कुल संगत अपनी ठीक रखें और एक रास्ते पे चलते रहें, इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं है। और पढ़ाई करते रहें, ठीक है, लाइफ में अच्छा करें और वीडियो को ढंग से देखें, ठीक है। थैंक यू। आगे की वीडियो आगे, ठीक है, थैंक यू।